जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करूंगा 29 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपदा मित्र योजना को लेकर। हाल ही में आप देख रहे हैं कि कई सारी आपदाएं हमें देखने को मिलती हैं, भले ही वो प्राकृतिक आपदाएं हों या मानव निर्मित आपदाएं हों। और महामारी जैसी जो बड़ी आपदा आप लोगों को 2020-21 में देखने को मिली है कोरोना के रूप में, ऐसी कई आपदाएं हैं जिसके कारण मानव जीवन प्रभावित रहता है। देश को, विश्व को आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और मानव की बहुत बड़े लेवल पर क्षति देखने को मिलती है। पूरे संसार में मनुष्यों का, जंतुओं का, सबका जीवन इससे प्रभावित होता है। भारत के संदर्भ में दोस्तों बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने देश के 30 जिलों में आपदा मित्र योजना का प्रायोगिक स्तर पर सफल प्रयोग किया है। सरकार ने प्रायोगिक लेवल पर देश के 30 महत्वपूर्ण जिलों में आपदा मित्र योजना शुरू की थी और इस प्रयोग में सरकार सफल रही है। इस सफल प्रयोग के बाद सरकार 350 जिलों में, देश के लगभग 350 जिलों में इस योजना को लागू करने वाली है। और इसके साथ ही एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जो होता है उसको भी जारी कर रही है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि सभी जगह जब आपदाएं आती हैं तो एक साथ सबको सूचना दे सके, अलर्ट किया जा सके, ऐसा जो मसौदा है वो भी ला रही है सरकार। यहाँ अगर बात करें दोस्तों तो कॉमन अलर्टिंग प्रोग्राम जो है, ये प्रोटोकॉल जो है वो सभी प्रकार के नेटवर्क पर आधारित होगा। ये आपातकालीन अलर्ट की व्यवस्था करने वाला होगा। सामाजिक चेतावनियों को आदान प्रदान करने के लिए एक सरल सामान्य प्रारूप होगा। क्लियर? अच्छा, आगे बात करते हैं हम आपदा मित्र योजना के बारे में। ये योजना जो है ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्र सरकार ने इसको शुरू की थी और इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। कितने क्षेत्रों में? तो याद रखिएगा 30 जिलों में शुरू किया गया था, अब 350 जिलों में शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो इस योजना को क्रियान्वयन करने वाली सबसे उच्च एजेंसी। अगर किसी भी प्रकार की चीजें इसके प्रबंधन के संबंधित होगी तो वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो वही देखेगा। ये जो योजना है इसमें आपदा प्रवण क्षेत्रों में, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर आपदाएं आती रहती है, वहां उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। मतलब कि जहां पर आपदाएं आती रहती है वहां पर उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी जो आपदा से लड़ने के समय में बचाव कार्य में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आपदा मित्र कहा जाएगा और इन्हें बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्थानीय लोगों को आपदा से लड़ने के लिए प्रशिक्षण करना, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आपदाओं का मुकाबला करने के लिए, उससे बोल सकते हैं बाहर आने के लिए एक प्रकार की सहायता के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि स्थानीय लेवल पर ही ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा जो आपदा के समय पे स्थानीय स्तर पर बचाव का काम हो या फिर आपदा से निपटने के लिए सहायता कर सकेंगे। इसका लक्ष्य यह है कि भारत में विभिन्न समुदायों में स्वयंसेवकों को चुना जाएगा। आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल जरूरतों को ध्यान में रखकर इन्हें आवश्यक कौशल दिया जाएगा और इस कौशल के माध्यम से ये अचानक बाढ़ हो या शहरी क्षेत्रों में कोई बाढ़ जैसी आपात की स्थिति हो, वहां पर बुनियादी राहत का काम, बचाव का काम करने में सक्षम हो सकेंगे। मतलब सामान्य तौर पर अगर कहें तो स्थानीय लोगों को जो काबिल होंगे उनको इस बारे में ट्रेन किया जाएगा ताकि वो राहत और बचाव के कार्य में शामिल हो सकें। इस योजना की विशेषता क्या होगी दोस्तों? याद रखिएगा कि ये योजना जो है ये पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर होगी जो राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाएगी। सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा प्रतिक्रिया, बाढ़ राहत और बचाव के लिए, समन्वय के लिए, जीवन रक्षक कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। आपातकालीन प्रतिक्रिया जो किट होती है वो भी प्रदान की जाएगी ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। जिला स्तर पर बात करें या ब्लॉक स्तर पर बात करें, सामुदायिक आपातकालीन भंडार रिजर्व बनाए जाएंगे जिससे जैसे कि टार्च हो, बचाव उपकरण हो, प्राथमिक चिकित्सा किट हो, ये सब चीजें शामिल की जाएंगी ताकि जो स्थानीय लेवल पर आपके जो स्वयंसेवक होंगे समुदाय के, वो इनका यूज करके बचाव काम में हेल्प कर सकें। योजना के बाद के चरणों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, जिलों में परियोजना के तहत विकसित प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा उपकरणों का प्रसार भी इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों आपका करंट अफेयर का टॉपिक है एल्डर लाइन। एल्डर लाइन बुजुर्गों के लिए एक टोल फ्री नंबर है। दोस्तों हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या बुजुर्गों की भी है। माना जाता है कि भाई भारत जो है वो आज दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन जो युवा देश है उसमें बुजुर्ग आज भी हैं और बुजुर्ग आने वाले समय में भी होंगे।
तो सामाजिक क्षेत्र में एक समस्या देखने को मिलती है कि जो बुजुर्ग हैं उनको कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे में सरकार एक एल्डर लाइन बुजुर्गों के लिए एक टोल फ्री नंबर लेकर आई है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है देश का, उसने वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को जब मनाया जाता है, इस दिन से वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जो है 14567। एल्डर लाइन इसे नाम दिया गया है। इससे पहले सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन की शुरू की गई थी। और यदि हम अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो बुजुर्गों के लिए पहली बार कोई नंबर चालू किया गया है, जो वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर पर घोषित किया गया है। इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले तो याद रखना है कि वृद्धावस्था क्या होती है। दोस्तों, ये जीवन का एक बोल सकते हैं कि पूरा नियम है कि उम्र आप जन्म लेंगे, जन्म लेने के साथ आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, सतत रूप से आप बढ़ते जाएंगे, अपरिवर्तनीय या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। याद रखना है कि ये जो प्रक्रिया है ये लगातार मृत्यु तक जारी रहती है। ऐसे में आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपकी उत्पादकता, योगदान जो है वो गिरता जाता है, आर्थिक रूप से आप दूसरों पर निर्भर होते चले जाते हैं, और वृद्ध चरण की शुरुआत इसे ही माना जाता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति जो है वो कहती है कि 60 प्लस आयु वर्ग के जो लोग होंगे वो बुजुर्ग होंगे, जो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं, इनकी देखभाल करनी पड़ती है, इनके केयर की जरूरत होती है। इस प्रकार से जो भी वर्ग शामिल होगा वो इसे शामिल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर देखें तो पेंशन संबंधी, चिकित्सा संबंधी, कानूनी मुद्दों पर सूचना संबंधी, मार्गदर्शन संबंधी, भावात्मक समर्थन, ये सब चीजें जो हैं ये उनके साथ दुरुपयोग होता है। इनको लेकर बुजुर्ग वर्ग परेशान रहता है। तो इन सब चीजों में समर्थन प्राप्त करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए ये एल्डर लाइन जो है वो काम करेगा। सभी वरिष्ठ नागरिक जो हैं, उनके शुभचिंतक जो हैं, वो देश भर में उनके लिए एक मंच प्रदान करेगा, ताकि वे अपनी चिंताओं को साझा कर सकेंगे, समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे, जिनका वे प्रतिदिन सामना करते हैं। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था इसके तहत की जाएगी। इसकी आवश्यकता क्यों है दोस्तों? आवश्यकता का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडिनल जो आपकी एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया है ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2050 में वृद्धजनों की आबादी बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगी, जो अभी 120 मिलियन है, मतलब इसके दुगना हो जाएगी। और ऐसे में दुगनों से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर निर्भर जनसंख्या ज्यादा होगी, तो वहां हमें इसको संभालने की जरूरत होगी। वरिष्ठ नागरिकों की आबादी को मानसिक, वित्तीय, भावात्मक, शारीरिक, कानूनी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और खासकर कोविड-19 की महामारी में जो वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति खराब हुई है उसको ध्यान में रखकर ये कदम सरकार उठा रही है, ताकि आगे जाकर समस्याएं हम लोगों को ना देखने को मिले। अगला टॉपिक है विश्व हृदय दिवस। दोस्तों, विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि हृदय रोगों, उनकी रोकथाम, उनके वैश्विक प्रभाव के बारे में सार्वजनिक रूप से जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को इसको लेकर जागरूक बनाया जाए। विश्व भर में इसके लिए ये आयोजन किया जाता है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में। इस दिन सोशल मीडिया पर, है ना, न्यूज़ चैनल में, पत्र पत्रिकाओं में सभाएं करके, सम्मेलन करके लोगों को इस क्षेत्र के प्रति जागरूक किया जाता है। विश्व हृदय दिवस की स्थापना की यदि बात करता हूं तो 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, और पहली बार यह सन 2000 में मनाया गया था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली बार विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया था? सन 2000 में मनाया गया था। इसकी स्थापना कब से हुई थी? 1999 से हुई थी। इसकी आवश्यकता क्यों है दोस्तों? वो आंकड़े बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं। वो आंकड़े हृदय रोगों से संबंधित हैं, और ये आंकड़े बताते हैं कि लगभग 17.9 मिलियन लोग हर साल हृदय रोग से मर जाते हैं। वैश्विक स्तर पर जो भी मौतें होती हैं उनका लगभग 31% मौतें जो है वो हृदय रोग से होती है। मतलब आप दिल की बीमारी से 71% मौतों को देखते हैं पूरे विश्व में। हृदय रोग जो है वो मुख्य तौर पर तंबाकू से, अस्वास्थ्यकर भोजन करने से, शारीरिक गतिविधियों का अभाव से, या शराब के अत्यधिक उपयोग करने से हो सकते हैं। और इस दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में हृदय रोगों के संबंध में लोगों को शिक्षित किया जाता है, ताकि वे तंबाकू का प्रयोग ना करें, अस्वास्थ्यकर आहार ना खाएं, शारीरिक निष्क्रियता में ना रहें, है ना, वो कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहें, कुछ ना कुछ काम करते ही रहें। तो इस प्रकार से इस चीज़ों की तरफ जाएं, ताकि
80% कम से कम 80% मौतों को रोका जा सके जो